हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों होता है। ठीक है, और उसके पीछे के जो भी रीजंस है हम वो देखेंगे, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। और आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये जो सेशन है इसलिए लेकर आए गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी हो, गोल्ड हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको ये सारी बातें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है, तो हम वो स्टॉक से बच सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे देखे हैं, स्कैम्स देखे हैं, बहुत सारे स्टॉक मार्केट क्रैश देखा है जिसमें ये सारी चीज़ें हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपना नुकसान किया था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है और ये जैसे ही सामने ऑकर होता है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं। आपको ये सेशन पूरी तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश होता क्या है। ठीक है, तो ओके, हमारा सेशन है स्टॉक मार्केट क्रैश। ओके, सो यूजुअली स्टॉक मार्केट क्रैश होता क्या है कि आप देखोगे बहुत से लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिसके वजह से मतलब उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू तो बढ़ती रहती है, बट अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमने क्राइसिस देखा था कोविड के टाइम पे। ठीक है, हमने देखा था 2008 में। ठीक है, फिर 2016 में भी ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ था, उसमें हमने देखा था। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, ताकि वो सारे इवेंट्स अगर आपके सामने होते हैं तो आप बच सको इनसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टॉक मार्केट क्रैश क्या होता है यहाँ पर देखिए। स्टॉक मार्केट कोलैप्स इज ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइसेस। ठीक है, तो स्टॉक प्राइसेस जो भी नीचे गिर रहे हैं उसके पीछे कुछ रीजंस नहीं है। आप देखोगे कि कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, उसके फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल्स भी अच्छे हैं, डेटा भी अच्छे हैं, बट फिर भी वहाँ पर देखोगे पूरा प्राइस नीचे गिर रहा है। ठीक है, पूरा स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है और स्टॉक के साथ आप देख इंडाइसेस गिर रहा है और स्टॉक प्राइसेस भी साथ में गिर रहे हैं। ठीक है, अ स्टॉक मार्केट फॉल कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ large disaster event and economic crisis or the busting of a long term speculative bubble। ठीक है, तो कुछ डिजास्टर्स इवेंट होते हैं। डिजास्टर्स इवेंट क्या हो सकते हैं, जैसे कोविड हमने देखा था, वो डिजास्टर इवेंट था जिसके वजह से स्टॉक मार्केट आप देखोगे आधा हो गया था। बैंक निफ्टी जहां पर वो 34,000 35,000 चल रहा था, वो डायरेक्टली गिर के 16-17,000 पर आ गया था। तो दैट इज अ ह्यूज क्राइस, 50% डाउन हो गया स्टॉक मार्केट। ठीक है, कोविड की वजह से 2008 में भी आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट किस तरह से क्रैश हुआ था। हमने भी देखा था कि स्टॉक मार्केट ओपन हुआ 9:15 ऐसा ओपन हो रहा है, 10% सीधा डाउन, स्टॉक मार्केट 1 घंटे के लिए बंद, अगेन ओपन होता है 10% डाउन, स्टॉक मार्केट पूरे दिन के लिए बंद। तो ऐसा क्राइसिस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये होता है डिजास्टर इवेंट। तो उस टाइम पे जो 2008 में जो क्राइसिस थी उसके वजह से, और कोविड का क्राइसिस था। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 वाला जो था इकोनॉमिक क्राइसिस बोल सकते हो। आप देखोगे ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में 70s के दौरान, 1930s में भी आया था, 29-30s के टाइम पे। ठीक है, वो एक ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। इंडिया में भी हुआ था। फिर हमने बहुत सारे अलग स्कैम्स के हिसाब से भी देखे। जो यहाँ पर स्पेकुलेटिव बबल की बात हो रही है, जैसे 2008 में जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज थी उसमें स्पेकुलेशन काफ़ी ज़्यादा था। 92 में भी जो इंडियन मार्केट का जो क्रैश हुआ था उसमें भी आप देखोगे कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेट किया गया था। .com बबल आपने सुना होगा जो अर्ली 2000 में हुआ था, उसमें भी आपको देखोगे कि इसी तरीके का स्पेकुलेशन हुआ था, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें पड़ा था। इकोनॉमिक क्राइसिस में आप देखोगे ज़्यादातर आप देखोगे इकोनॉमी रिलेटेड होता है कि इकोनॉमी ही स्लो डाउन हो रही है, वॉर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब भी वॉर होता है तो गवर्नमेंट जो पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर करती है, जो पब्लिक के लिए पैसा खर्चा करती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, मेडिकल्स हो, आईटी सेक्टर, किसी भी सेक्टर में, वो सारे पैसे वॉर में चले जाते हैं, जिसके वजह से ये इकोनॉमी जो कि चल रही थी ये पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती है। तो वो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। ठीक है, reactionary public fear in response to stock market fall can also be a key cause prompting panic selling that further depresses prices। तो ये इसको रिलेट मैं डायरेक्टली वॉर से कर सकता हूँ
कि एक पर्टिकुलर रीजन में वॉर स्टार्ट हो गया, तो उसका असर इंडिया पे आप बोलोगे कि 0% में, मतलब 0.001% भी अगर नहीं होगा तो भी उनको क्या लगता है कि यहां पर वॉर हो गया, इंडिया को असर करेगा। लोग पैनिकली सेल करना शुरू करते हैं, ठीक है, पैनिकली उसको सेल करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से क्रैश आता है। ठीक है, एक फियर आ जाता है, डर आ जाते हैं। ठीक है, तो उस डर की वजह से आप देखोगे कि तब भी स्टॉक मार्केट फॉल होता है। ठीक है, although no particular threshold exists for a stock market crash, they are typically defined as a sudden double digit percentage decline in a stock index over a few days। ठीक है, तो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन डबल डिजिट आप देखो वो गिरता ही है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि एक 2% 3% गिर गया तो वो आपका क्रैश हो गया। जनरली मैं डबल डिजिट देखता हूँ। जैसे मैंने आपका कहा कि जब 2008 में क्रैश हुआ तो डायरेक्टली 10% नीचे ओपन हुआ, फिर 10% नीचे ओपन हुआ और मार्केट पूरे दिन के लिए बंद। ठीक है, तो इस तरीके का आपको दिखेगा। स्टॉक मार्केट कोलैप्स का जो इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक इकोनॉमी को दर्शाता है कि इस पर्टिकुलर कंट्री में इकोनॉमी क्या चल रही है। ठीक है, इसलिए स्टॉक मार्केट क्रैश काफी ज्यादा असर करता है। ठीक है, यहां पे अभी हम देखेंगे रीजंस बिहाइंड द स्टॉक मार्केट क्रैश। ठीक है, रीजंस बिहाइंड द स्टॉक मार्केट क्रैश, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, सो हमने तो अभी सिर्फ मीनिंग समझा कि स्टॉक मार्केट क्रैश होता है क्या है, किसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके पीछे रीजंस क्या हो सकता है। ये रीजंस अगर आप जानेंगे तो आपके सामने अगर कोई ऐसी घटनाएं होती है तो आपको ये हेल्प करेगा कि मैं इस घटना के टाइम पे मैं रुक जाऊं, कि मैं कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट ना करूं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो रेडी हो जाइए हेजिंग के लिए, उसको हेज करना स्टार्ट करिए। ठीक है, ऑप्शन से यूज कीजिए, कम पैसा लगता है, आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू बड़ी है, वो कम पैसा अगर जाएगा भी तो ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट 10-20% 30% नीचे गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाती है। तो वो जो ऑप्शन का जो लॉस रहेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट नहीं भी गिरा तो ऑप्शन का जो लॉस रहेगा वो बहुत कम रहेगा, वो मे बी आपका पोर्टफोलियो का 1% भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जो 20-30% जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए रीजंस देखते हैं। सबसे पहला रीजंस आता है स्पेकुलेशन। ठीक है, स्पेकुलेशन जैसे आप देखोगे कई बार लोग क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत बढ़ावा देखते हैं, बाय करो बाय करो, इसको सेल करो सेल करो। ठीक है, क्यों, ये अच्छा है वो अच्छा है, हम उसको बगैर स्टडी के, प्रॉपर स्टडी के बगैर नहीं देखते हैं और सीधा उसको बाय सेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या फिर कोई आप देखोगे कोई फॉर्म्स भी होती है जो रिपोर्ट तैयार करती है कि इसमें शॉर्ट कर लो या ऐसा है, हालांकि वो रिपोर्ट हम पढ़ते ज़्यादा कुछ उसमें हमें दिखता नहीं है। ठीक है, अब जो नॉलेजेबल होता है उसको पता है कि ये रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, मे बी ये प्रोपेगेंडा है। ठीक है, वो हम देखते नहीं है, हम डायरेक्टली उसको सेल बाय सेल करते हैं, बिकॉज वी टेंड टू फॉलो दो सर्टेन पीपल और सर्टेन रूल्स। ओके, तो यहाँ पे मार्केट कोलैप्सेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एक्सेसिव स्पेकुलेशन। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि एक स्पेकुलेटिव बबल था 1929 क्रैश जो यूएस में हुआ था। ठीक है, फिर अर्ली 2000 में जो टेक स्टॉक क्राइसिस हुआ था। ठीक है, .com बिजनेस में एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट हो गया था। ठीक है, कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट, तो इससे क्या होता है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाता है वो पर्टिकुलर स्टॉक, और जब वो सेलिंग स्टार्ट होती है तो मार्केट धड़ाम से गिरता है। ठीक है, in the 2008 crisis might be related to the investor speculation in real estate। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने माइट भी लिखा, बट मोस्टली उसी से रिलेटेड था। जो हमने देखा था मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज था, उसके वजह से हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन था। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई लोग उसके अगेंस्ट बैटिंग शुरू कर दिए थे। आई मीन उन्होंने क्या किया, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स जो है वो लेना शुरू कर दिया गया था मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, कि वो फॉल हो सकता है। ठीक है, और लोगों का ये मानना था कि जो एमबीओस थे वो कभी फॉल नहीं हो सकते, बिकॉज यूएस में लोग मॉर्गेज पेमेंट करना नहीं भूलते हैं। ठीक है, बट वो बाद में सिक्योरिटीज फेल होना शुरू हुई और मार्केट क्रैश हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जाना। दूसरा यहाँ पर है एक्सेसिव लेवरेज। ठीक है, तो लेवरेज आप देखोगे कई बार लेवरेज अच्छा भी है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो कई बार अच्छा भी है। ओके, बट कई बार आप देखोगे कि वो नुकसान भी है। ऑलराइट, यहाँ पर लेवरेज में भी क्वाइट हजार्डियस व्हेन थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट इट। ठीक है, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा लेवरेज ले रहा हूँ तो मेरे लिए नुकसान है। एग्जाम्पल देखते हैं,
एक आइडेंटिकल 5000 स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो हमने उसको 50% से लेवरेज लिया, ठीक है, तो अगर इट वुड हर्ट बट स्टिल हैव 2500, तो ये मैं बोलूंगा कि अगर 5000 जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% नीचे गिर गया तो वो मेरा कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे मैंने फर्दर 5000 अगर लिया तो 50% डिक्लाइन जो होगा वो पूरा मुझे वाइप आउट कर लेगा। तो आप समझिए कि जो लेवरेज है 1 लाख का, मेरा 1 लाख रुपए मेरा उसमें इन्वेस्टेड है, मैं उसको कुछ ज़्यादा ही अगर लेवरेज करता हूं तो थोड़ा सा भी परसेंटेज नीचे गिरेगा ना तो मेरा जो वैल्यू है वो बहुत नीचे गिर जाएगी। कई बार आप देखो कि अपने जो जितना उसकी वैल्यू होती है उससे ज़्यादा लेवरेज लेते हैं, और अगर 20-25% भी करेक्शन होता है तो उनका एंटायर कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, ठीक है, तो वो लेवरेज डेंजर होता है, तो हमें उससे बच के रहना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लेवरेजिंग अच्छा नहीं है, ठीक है। एज प्राइसेस फॉल businesses and investors with a lot of debt are obliged to sell, which drives price further lower। तो मेरे पास अभी मान लीजिए मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, या मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैंने लेवरेज लिया 50 लाख रुपए का, ठीक है। अभी अगर 50 लाख रुपए का लेवरेज है तो आप सोचिए कि अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो मुझे जो ब्रोकर्स है वो बोलेगा कि और पैसा दीजिए, बिकॉज आपका जो वैल्यू है वो 5 लाख पे आ गया है, इसको कंटिन्यू करना है तो आपको और 5 लाख ऐड करने होंगे या 10 लाख ऐड करने होंगे। मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो मेरा ये ऑब्लिगेशन बन जाता है कि मैं सेल करके वो उसको पैसा दे दूं, और मुझे सेल करना ही पड़ेगा। तो अगर मेरे जैसे और भी लोग हैं जो लेवरेज पे कर रहे हैं तो सेल करना ऑब्लिगेशन हो जाता है। तो सेल करने से क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड है ही नहीं, सप्लाई बढ़ना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से फर्दर पूरा ड्राइव होता है कि सेल सब करते हैं, प्राइस नीचे गिरना शुरू होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा एक्सेसिव लेवरेज, ठीक है। अगला देखते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिकली हायर इंटरेस्ट रेट्स इंडिकेट ग्रेटर बोरोइंग कॉस्ट विच टेंड्स टू स्लो डाउन परचेजिंग एक्टिविटी कॉजिंग इक्विटीज टू फॉल, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी होती है एक, उसमें वो भी चीज आप देखोगे गिर जाएगी, ठीक है। परचेजिंग पावर लोगों का कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हायर इंटरेस्ट रेट्स है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि मुझे घर लेना है, ठीक है, 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अभी इन्फ्लेशन है, ठीक है, यही जो 10% है ये बढ़ के 14% 15% हो गया, तो मेरी कैपेसिटी गिर जाएगी, बिकॉज जहां पर मैं 1 करोड़ का घर लेने वाला था वहां मैं 60 लाख 70 लाख पे आ जाऊंगा, तो जो 1 करोड़ का घर है वो बिकेगा नहीं। तो वो देखिए इन्वेंट्री उसकी बढ़ गई, अब वो बिक ही नहीं रहा है, बिकॉज लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, उनके परचेज करने की क्षमता ही नहीं है, तो इन्वेंट्री बढ़ गई, उसके खरीदार कोई नहीं हुए, राइट। तो इन्फ्लेशन की वजह से ये सारी चीजें होगी और स्टॉक मार्केट क्रैश होता, पूरा इकोनॉमी गिर जाता है, ठीक है। अभी यहां पे एज ए रिजल्ट इफ द 30-year मॉर्गेज रेट राइजेस टू से 6%, इट मे सिग्निफिकेंटली हॉल्ट द हाउसिंग इंडस्ट्री एंड कॉज होम बिल्डर स्टॉक्स टू फॉल। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया रियल स्टेट का बिजनेस नीचे गिर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, मैं लोन नहीं लूंगा, वो फ्लैट वैसे खाली पड़ा रहेगा। बिल्डर जो है उनके पास पैसा उन्होंने सारा लगा चुके हैं, अब उनका पैसा नहीं है उनको होल्ड करने के लिए, वो बिकेगा तभी पैसा आएगा। अब मान लीजिए उन्होंने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, मान लीजिए लोन लेकर इन्होंने बनाया है, तो अभी इनका ऑब्लिगेशन हो कि लोन का पैसा दे, अभी इनको पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसको राइट ऑफ करेगा, जिसके वजह से बैंक का पैसा भी नीचे गिर जाएगा, वो अपन उसका एनपीए बढ़ जाएगा, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाएगा। तो देखिए ये एक की वजह से, एक इंटरेस्ट रेट की वजह से कितना इकोनॉमी हिल रहा है। रियल एस्टेट गया, बैंक्स गया, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी गई, बैंक और लोन भी नहीं देगा, ठीक है, लोन लेने की कैपेसिटी भी गई। तो आप देख सकते हो कि अगर राइज ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद है आई एम सॉरी मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद है, बट वॉर्स पॉलिटिकल रिस्क आर पोलर ऑपोजिट। तो जब भी अनसर्टेनिटी होती है सराउंडिंग में तो आप देखोगे इन्वेस्टर्स हिल जाते हैं,
वो डर जाते हैं, दे स्पूक्ड, वो डर जाते हैं, तो ना ही इन्वेस्ट करते हैं, और जो इन्वेस्ट किए उसको सेल करके पैसा घर पर रखते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर स्टेबल नहीं है तो दिक्कत है। हमारे अगल बगल में, मैं कंट्रीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आपको भली बात ही पता है कि बहुत सारे कंट्रीज है जो अनस्टेबल है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उनका बहुत बेकार है, वॉर पे हमेशा रहते हैं, स्टेबल है नहीं, जिनकी वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत ही बेकार है। ठीक है, यहां पे टारगेटिंग इकोनॉमी एंड फोकसिंग ऑन नॉन प्रोडक्टिव एरिया विल लीड टू डिजास्टर। ऑफ कोर्स देखिए, बहुत सारे सोशल एक्टिविटी होती है, वो करना भी चाहिए, बट कई जगह आप देखोगे कुछ एक्टिविटी ऐसा होता है जहां पर आप ये एग्जांपल देखोगे जहां पर आपको नॉन प्रोडक्टिव काम ज्यादा करते हो, जिसकी वजह से पैसा रिटर्न नहीं आता। बेस्ट एग्जांपल हम श्रीलंका का देखेंगे। ठीक है, उन्होंने सोशलिज्म पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया, प्रोडक्टिव में किया ही नहीं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, और उनको जो क्रूड ऑयल है उसका पैसा देने के लिए पैसा नहीं बचा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रिवेंज पॉलिटिक्स बाय द पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट। आप देखोगे जैसे कोई भी एक कंट्री में एक सरकार आती है, तो दूसरे देश से अगर उनकी दुश्मनी होती है तो वो टैरिफ रेट बढ़ाते हैं। ठीक है, टैरिफ रेट बढ़ाते हैं, जैसे चाइना है, यूएस है, इनका कुछ भी प्रॉब्लम चलता है, टैरिफ रेट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती है, टैरिफ रेट तो बढ़ाना घटाना शुरू करते हैं, जिसके वजह से पूरा ट्रेड जो है वो असर करता है, जिसके वजह से आप देखो कि हमें चेंजेस करने पड़ते हैं कि मैं यहाँ से ले रहा था, मैं अभी यहाँ से नहीं लूँगा, मैं यहाँ से लूँगा, मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करता था, मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा। तो रिवेंज पॉलिटिक्स इज अ बैड थिंग। ठीक है, अनस्टेबल इकोनॉमी, ऑफकोर्स अनस्टेबल इकोनॉमी रहता है। स्टॉक मार्केट कोलैप्स टिपिकली अकर्स व्हेन द इकोनॉमी इज ओवरहीटेड, इन्फ्लेशन राइजिंग, मार्केट स्पेकुलेशन इज रैम्पेंट एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी अबाउट द पाथ ऑफ एन इकोनॉमी। ये तो हमने क्लियरली देखा है कि अगर अनस्टेबल है, ठीक है, इकोनॉमी, तो हमें बहुत ज़्यादा असर करेगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फैक्टर द स्टॉक मार्केट फॉल फ्रीक्वेंटली, बिगिन एज ए ट्रिकल एंड फिनिशेस एज ए डिजास्टर एज इन्वेस्टर्स सीक टू क्विट और एग्जिट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनस्टेबल इकोनॉमी है, ठीक है, उसके वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इन्वेस्टर लोग को इंटरेस्ट ही नहीं है, वो जल्दी से एग्जिट करते हैं, ज्यादा देर इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं। ठीक है, इट माइट फॉल इन अनफेवरेबल वेज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरप्लेज ऑफ बुल मार्केट, बेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट बबल। ये सारी चीजें एक साथ होती है, बुल की ओर भी जा रहे हैं, बेयर की ओर भी जा रहे हैं, बबल भी है, पूरे तरीके से अनस्टेबल है, मार्केट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। वहां पर आप देखोगे वो अनस्टेबल इकोनॉमी है, क्योंकि एक स्टॉक मार्केट एक इकोनॉमी को दर्शाता है कि इकोनॉमी कैसी है, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स उसमें आते हैं। तो अनस्टेबल इकोनॉमी है तो स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, और वहाँ पर बबल्स भी आते हैं, तो वो हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश में। ठीक है, स्टॉक मार्केट बबल हमने देखा कि जैसे इन्वेस्टर लोग एक बोलते हैं ना हर्ड मेंटालिटी यूज करते हैं, वो बुल की ओर ही जा रहे हैं, बेयर की ओर ही जा रहे हैं, बिना सोचे समझे, तो वो आप देखोगे स्टॉक मार्केट बबल होता है, जिसके वजह से हाई मार्केट वैल्यूज हो जाता है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है पूरा ओवर वैल्यूड रहेगा। आप देखोगे अगर कैलकुलेशंस, उसकी फाइनेंशियल्स पूरी डिटेल्स देखिए, उसमें उसकी वैल्यू उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट वो रेट करा 600-700, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ये अनफेवरेबली बोलते ओवर प्राइस्ड होता है। ठीक है, सो दैट इज स्टॉक मार्केट बबल। ठीक है, अभी देखते हैं कि स्टॉक मार्केट जब गिरता तो उसके बाद होता क्या है, ये मेन रीजन है। स्टॉक मार्केट क्रैश रिजल्ट इन बेयर मार्केट, और आप देखोगे फॉल्स बाय 10%, इवन मोर आफ्टर द करेक्शन, टोटल ड्रॉप ऑफ 20% ऑफ मोर। तो जैसे मैंने दिखाया था 2008 में मार्केट ओपन होते 10% डाउन, दोबारा मार्केट ओपन हो 10% डाउन, मार्केट क्लोज, नेक्स्ट डे होता फिर नीचे गिरता है, और वहां पे वापस से फर्दर डाउन साइड जाना शुरू करता है। कोविड क्राइसिस में भी आपने देखा मार्केट गिरना शुरू हुआ तो फर्दर पूरा 50% तक गिरा। ठीक है, स्टॉक मार्केट फॉल माइट कॉज अ रिसेशन इफ द स्टॉक प्राइसेस फॉल सब्सटेंशियली, corporations will have less capacity to grow resulting in insolvency। तो स्टॉक मार्केट गिरता है तो उसकी वजह से क्या होगा, रिसेशन आएगा, स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। ठीक है, तो जो कॉरपोरेशन उनके पास कैपेसिटी भी नहीं रहती रन करने के लिए, और इंसॉल्वेंसी हो जाती है। ठीक है, तो वो उनका जो ऑब्लिगेशन है वो भी नहीं कर पाते, मतलब अगर उनको पेमेंट करना है वो भी उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है। और डिमांड रिडक्शन इवेंचुअली लीड्स टू लेस रेवेन्यू, डिमांड कम हो गई है, लोगों डिमांड ही नहीं है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए,
रेवेन्यू कम हो जाएगा, जिसके वजह से लोगों को जॉब से निकालना पड़ता है, बिकॉज रेवेन्यू नहीं है तो जिनको मैंने जॉब पर रखा है उनको मैं पेमेंट कहाँ से दूंगा, ठीक है। तो लेड ऑफ बहुत ज़्यादा होगा और डिक्लाइन जो होता है कंटिन्यू चलता रहता है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाती है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ रिसेशन, ठीक है। सो ये सारे रीजंस थे स्टॉक मार्केट क्रैश के, और आपने देखा कि आफ्टर मैथ उसके बाद क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया, रेवेन्यू कम, ठीक है, लोगों को नौकरी से निकालना पड़ता है, रिसेशन कंटिन्यू चलता है जिसकी वजह से इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाती है, और रिसेशन आता है, चीज़ें बहुत महंगी हो जाती है, लोगों के पास पैसा भी नहीं होता है, ठीक है। सो स्टॉक मार्केट क्रैश का हमने रीज़न जाना, उसके बाद हमने उसका असर भी जाना। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जब भी कुछ ऐसा आपको दिखता है, ठीक है, मार्केट में, तो सतर्क हो जाइए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बड़े सावधानी से करिए एंड अगेंस्ट अपने पोजीशन को हैच करिए। हैच करके जाएंगे तो आपका कैपिटल वाइप आउट होने से बच जाएंगे। सारी चीज़ों को देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके आप प्रॉफिटेबल आप रह सकते हो और सेफ भी रह सकते हो, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।